हाँ तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे ये रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन के बारे में। तो इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं, रोलिंग को ही आगे बढ़ाते हैं, बट अब की बार हम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रोलिंग कराते हैं। ठीक है, तो देखिए ये तो हम कर चुके हैं। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रोलिंग हम स्टडी करेंगे। देखो बच्चों, तो लेट अस स्टडी रोलिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। देखिए क्वेश्चन है एक, तो ये एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। और यहां पे ये एक हॉलो सिलेंडर है, थिन हॉलो सिलेंडर, थिन हॉलो सिलेंडर ऑफ मास कैपिटल एम ले लो। तो यहां पे एक रस्सी है और ये एक मासलेस पुली है। इट इज अ मासलेस पुली। इसका मास m है, स्मॉल m। और ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इतनी रफ है कि नो स्लिपिंग, स्लिप नहीं हो रही है, देयर इज नो स्लिपिंग। तो अब ये बताना है कि ब्लॉक का एक्सेलेरेशन कितना है। क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ये क्वेश्चन है बच्चों। अब देखिए ये जो पुली है ये अनवाउंड हो रही है, द पुली इज बीइंग अनवाउंड, द पुली इज बीइंग अनवाउंड। पुली जो है वो अनवाउंड हो रही है। ठीक है बच्चों, तो और रोल हो रही है, तो स्लिपिंग नहीं हो रही, रोलिंग हो रही है। तो अब देखिए मान लीजिए कि इसके सिलेंडर का एक्सेलेरेशन है a और ये एंगुलर एक्सेलेरेशन है अल्फा, सही है। तो अब हम टॉप मोस्ट पॉइंट का एक्सेलेरेशन घूमने के चलते निकालेंगे तो वो अल्फा इंटू आर आएगा। बॉटम मोस्ट पॉइंट का एक्सेलेरेशन घूमने के चलते निकालेंगे तो वो अल्फा इंटू आर आएगा, और ये अल्फा इसका एंगुलर एक्सेलेरेशन है। ठीक है बच्चों, अब ट्रांसलेटरी मोशन के चलते बाकी के एक्सेलेरेशन ढूंढते हैं। तो देखिए जरा, ट्रांसलेटरी मोशन के चलते इसका एक्सेलेरेशन आगे को a हो गया है ना, इसका भी आगे को a हो गया। अब क्योंकि बॉटम मोस्ट पॉइंट का एक्सेलेरेशन 0 होना चाहिए क्योंकि नो स्लिपिंग है, एज there is no slipping, so acceleration of the bottommost point should be 0। तो जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसका एक्सेलेरेशन होना चाहिए 0। समझ आया बच्चों? तो चलिए देखिए, तो वो तो तभी 0 होगा ना जब a माइनस आर अल्फा इज इक्वल टू 0 हो जाए, यानी a की वैल्यू आर अल्फा के बराबर हो जाए, दिस विल बी 0। ओके, अब जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसका एक्सेलेरेशन कितना हुआ? तो एक्सेलेरेशन ऑफ द टॉप मोस्ट पॉइंट
टॉप मोस्ट पॉइंट, वो हो गया बच्चों a प्लस आर अल्फा। ठीक है, अब क्योंकि आर अल्फा a के बराबर है तो वो 2a हो गया एक्चुअली, दिस इज 2a। तो बस अब बात बन गई, तो ये 2a एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, तो हम इसको एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बोल देते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज 2a। तो हमें निकालना तो a पड़ेगा और फिर बाद में हम 2a निकाल लेंगे। तो अब ये मैं हटा रहा हूं यहां से ताकि मैं इसको सॉल्व कर सकूं, क्योंकि हमें एक जो रिलेशन है वो मिल गया है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, तो यहां पे हम मान लेते हैं कि टेंशन T है, तो यहां पे भी T होगी। तो वी हैव गॉट वन रिलेशन, इसका नाम हम इक्वेशन नंबर 1 रख देते हैं। वी हैव गॉट वन मोर रिलेशन दैट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास m इज 2a। अब देखिए कि ये जो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर, इस पे फ्रिक्शन तो लगेगा ही। मतलब हो सकता है कि फ्रिक्शन 0 हो जाए, बट हमें ऐसे कैसे पता चलेगा? तो हम तो मान लेंगे कि फ्रिक्शन इस पे लग रहा है, और ये जो फ्रिक्शन है ना, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो भी अनडिटरमिन्ड है, और जो डायरेक्शन है वो भी अनडिटरमिन्ड है। तो हम अपनी मर्जी से फ्रिक्शन पीछे को मान लेते हैं। तो ये हमने मान लिया कि ये फ्रिक्शन लग रहा है इस पे बैक साइड में। तो जब हम फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हम ये कहेंगे कि जो डायरेक्शन हमने चुनी है एक्चुअल में फ्रिक्शन उसी डायरेक्शन में लग रहा है। लेकिन अगर बाई चांस ये नेगेटिव आती है तो हम ये कहेंगे भाई जो हमने सोचा था ना कि फ्रिक्शन पीछे लगेगा, तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है, वो आगे लग रहा है। और इसमें ऐसा हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, क्योंकि फ्रिक्शन न केवल अपनी मैग्नीट्यूड को एडजस्ट कर सकता है बल्कि डायरेक्शन को भी एडजस्ट कर सकता है। ये प्रॉपर्टी है रिलेटिव स्टैटिक फ्रिक्शन की। तो अब सबसे पहले हम लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशन इसकी लिखते हैं। तो इस पे ये स्मॉल mg लग रहा है नीचे को, सो वी से स्मॉल mg माइनस टी इज इक्वल टू स्मॉल m। ओके बच्चों, नो 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 नो, स्मॉल m इंटू 2a। यही तो बात है, गड़बड़ होते होते रह गई, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन 2a है। अब सिलेंडर का एक्सेलरेशन है, सिलेंडर के सेंटर का एक्सेलरेशन, तो आगे को t लग रहा है, तो t माइनस एफ इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू ए। अब ध्यान से देखिए कि अभी भी बात बनी नहीं, क्योंकि एक तरीके से 3 वेरिएबल हो गए, t, f और a। अब हम टॉर्क की इक्वेशन लिखेंगे। तो टॉर्क की इक्वेशन अगर हम सेंटर के अबाउट लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो सेंटर के अबाउट ही लिख लेते हैं। वैसे तो हम इसके अबाउट भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो पॉइंट रुका हुआ उसके अबाउट लिख लो या सेंटर के अबाउट लिख लो। तो चलो सेंटर के अबाउट लिख लेते हैं। तो t इंटू में r प्लस f इंटू में r इज इक्वल टू m इंटू में r स्क्वायर इंटू में अल्फा। अब ये कैपिटल M है, सीधा मैंने फार्मूला डाल दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल M r स्क्वायर हो गया। समझे बच्चों? तो अब अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को r से डिवाइड कर दूं, तो ये t प्लस f इज इक्वल टू m इंटू में r इंटू में अल्फा हो जाएगा। अब r इंटू अल्फा तो a है, तो ये t प्लस f इज इक्वल टू m a हो जाएगा। मान लो ये इक्वेशन नंबर डाल देते हैं, ये 1 है, इसको 2 डाल देते हैं, इसको 3 डाल देते हैं, इसको 4 डाल देते हैं, इसको 5 डाल देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन हो गई आपकी 5। तो अब हम करेंगे क्या, 3, 4 और 5 को जोड़ेंगे। नहीं, हम 4 और 5 को जोड़ेंगे। तो 4 और 5 को जोड़ने से हमारे पास आ जाएगा t। तो एडिंग 4 एंड 5, तो देखो एडिंग 4 एंड 5, 4 प्लस 5, 4 प्लस 5, यहां पे लिख लेता हूं अलग से ही, t माइनस एफ इज इक्वल टू कैपिटल M ए और t प्लस एफ इज इक्वल टू कैपिटल M ए। ये तो कमाल की इक्वेशन है। तो यहां से 2t इज इक्वल टू 2m ए, तो t इज इक्वल टू m ए। अब t को अगर मैं m में डालूंगा तो f इज इक्वल टू 0। तो फ्रिक्शन इस पे 0 लग रहा है। तो ये बड़े गजब की बात हो गई कि इस पे फ्रिक्शन ही 0 लग रहा है। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, अच्छी बात है, हमें क्या है, हमारे तो
कैलकुलेशन कम हुई और क्या। तो अब देखो फ्रिक्शन है 0, आगे बढ़ते हैं। टी की वैल्यू कैपिटल एम के बराबर है, तो अब इसमें डाल देते हैं टी की वैल्यू कैपिटल एम में। तो स्मॉल एम जी माइनस कैपिटल एम इज इक्वल टू 2 स्मॉल एम इंटू ए। तो स्मॉल एम जी इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉल एम इंटू ए। तो यहां से फिर हमारा ए आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखिएगा। सो वी विल गेट ए स्मॉल एम जी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉल एम। ये आ गया जी ए। स्मॉल एम जी इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉल एम। तो ये बड़ा मजेदार हो गया। अब अगर ए निकल गया तो टेंशन में निकल सकती है, तो टेंशन आ जाएगी आपकी, है ना। अब तो सारी चीजें निकल जाएंगी, ठीक है। फ्रिक्शन तो 0 लगी गया, तो फ्रिक्शन 0 है और टेंशन आ जाएगी हमारी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम इंटू जी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस 2 इंटू स्मॉल एम। ये टेंशन हो गई। अब ये जो है ना, ये एक्सेलेरेशन आया सिलेंडर का, हमें निकालना था एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो अब क्या करेंगे, तो एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक था 2a। तो एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू 2mg डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉल m। बस और क्या, समझ गए बच्चों। सो दैट इज फाइन, दैट इज अ गुड थिंग। अब फ्रिक्शन 0 आ गया, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को थोड़ा बदल देते हैं। देखिएगा, अब मैं इस क्वेश्चन को बदल देता हूं बच्चों, और बदल के मैं इसको कर देता हूं सॉलिड सिलेंडर, है ना। सॉलिड सिलेंडर हो गया अभी, ठीक है। तो सॉलिड सिलेंडर के केस में ये कैसे काम करेगा, क्या फर्क पड़ेगा। देखो, जहां तक बात कंस्टेंट रिलेशन की है तो उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दो बातों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या क्या बात थी, एक तो ये कि a इज इक्वल टू आर अल्फा और एक एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू 2a। इन दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दे विल रिमेन सेम। तो वो दोबारा से मैं डिराइव भी नहीं कर रहा हूं, क्या करना है। तो आप ये देखिए, ये स्मॉल एम जी है, ये टी है। तो स्मॉल एम जी माइनस टी इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू 2a। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2 है और ये हो गई 3। फिर देखो t माइनस एफ इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए, ये हो गई 4। अब टॉर्क की इक्वेशन लिखेंगे, तो t इंटू आर प्लस एफ इंटू आर इज इक्वल टू 1/2 इंटू एम इंटू में आर स्क्वायर इंटू में अल्फा। आर को काट देते हैं, तो t प्लस एफ इज इक्वल टू 1/2 एम इंटू में आर अल्फा। आर अल्फा को ये लिख देते हैं, तो t प्लस एफ इज इक्वल टू 1/2 इंटू एम ए। ये हो गई इक्वेशन नंबर 5। अब बस पहले जो है ना 1/2 नहीं था, अब 1/2 भी आ गया। अब हम क्या करते हैं, 4 और 5 को ऐड कर देते हैं। तो एडिंग 4 प्लस 5, तो क्या आ जाएगा, t माइनस एफ इज इक्वल टू कैपिटल एम ए, t प्लस एफ इज इक्वल टू 1/2 एम ए। तो यहां से 2t इज इक्वल टू आ गया जी 3/2 एम ए। तो यहां से t की वैल्यू आ गई 3/4 एम ए, ठीक है। तो t निकल आया। अब देखो, पहले t m में था और फ्रिक्शन 0 हो गया था, अब t m फ्रिक्शन 0 नहीं होगा, तो यहां पे डाल देते हैं इसकी वैल्यू। देखो, तो 3/4 एम ए माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए। समझ रहे हो बच्चों। तो f की वैल्यू क्या आएगी, f को इधर लाओ, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ। तो 3/4 एम ए माइनस एम ए इज इक्वल टू एफ। तो यहां से f की वैल्यू आ गई माइनस में ma/4। सही है बच्चों। इसमें t की वैल्यू डाल देते हैं 3/4 एम ए। तो देखिएगा 3 में पुट कर रहे हैं वैल्यू, तो स्मॉल एम जी माइनस 3/4 कैपिटल एम ए इज इक्वल टू 2m इंटू ए। इसको उधर ले जाओ। तो स्मॉल एम जी
इज इक्वल टू 3 कैपिटल M by 4 plus 2 small m into A. So this gives me A is equal to small mg divided by, देखो बच्चों, 3 कैपिटल M by 4 plus 2m, ये आ जाएगा आंसर। समझ गए बच्चों? तो आई होप इट इज फाइन एंड एवरीबडी इज ओके विद इट। तो चाहे तो हम एलसीएम वगैरह ले सकते हैं, मतलब ठीक है ना। अब फ्रिक्शन भी निकाल लेते हैं। तो देखो, फ्रिक्शन निकालने के लिए मैं यहां पे डाल देता हूं वैल्यू, है ना। देखो कैपिटल M by 4 इंटू ए है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई बच्चों माइनस का M by 4 इंटू स्मॉल mg डिवाइडेड बाई 3m by 4 प्लस 2m। एक काम करते हैं, 4 एलसीएम ले लेते हैं। तो फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई आपकी माइनस का बड़ा M इंटू छोटा m इंटू जी। देखो 4 एलसीएम लेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, 3 इंटू कैपिटल M प्लस 8 इंटू स्मॉल m। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। समझ रहे बच्चों? अब फ्रिक्शन का नेगेटिव आना क्या इंडिकेट कर रहा है? तो घबराने की जरूरत नहीं है। फ्रिक्शन का नेगेटिव आना बस यही इंडिकेट कर रहा है कि फ्रिक्शन एक्चुअली पीछे को ना लग के आगे को लगेगा। तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इंडिकेट्स दैट friction force will act in forward direction ये है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों है, वाई द फ्रिक्शन फोर्स इज एक्टिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। एक्चुअली क्या है ना, फ्रिक्शन का मकसद होता है कि वो कुछ इस तरह से अप्लाई हो ताकि प्योर रोलिंग हो, और इसका जो मोशन है वो स्लिपरी ना हो, फिसलने ना दे, ड्रैग ना हो। तो फ्रिक्शन, अब क्या है कि जब आप आगे की तरफ यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स इसको आगे ले जाना चाहता है, लेकिन क्योंकि वो सेंटर में नहीं लग रहा है वो घुमाना भी चाहता है। तो दो काम कर रहा है फोर्स, एक तो इसको आगे लेके जा रहा है मतलब ट्रांसलेटरी मोशन, और एक इसको घुमा रहा है। तो अगर कोई फोर्स ट्रांसलेटरी मोशन भी करे, रोटेटरी मोशन भी करे, समझ रहे हो बच्चों, तो ज्यादा कौन सा हो रहा है? तो अगर रोटेटरी ज्यादा हो गया तो ये वाला जो पॉइंट है ये पीछे भागने की कोशिश करेगा, और अगर ट्रांसलेटरी ज्यादा हो गया तो ये पॉइंट आगे भागने की कोशिश करेगा। तो इसमें निश्चित रूप से ये पॉइंट पीछे भाग रहा होगा, तभी तो फ्रिक्शन आगे लगा, यानी इसमें रोटेटरी इफेक्ट ज्यादा आया है। समझ गए बच्चों? तो उसको मैं आपको भी प्रूफ करके दिखा देता हूं। तो ये आप नोट कर लीजिए, एंड देन आई विल प्रूव कि इसमें फ्रिक्शन आगे को ही क्यों लगा है सॉलिड सिलेंडर में। ठीक है, नोट हो गया? ओके। देखो बच्चों, तो ये मान लीजिए एक सॉलिड सिलेंडर है, और यहां पे एक अप्लाइड फोर्स है। ठीक है, तो ये फोर्स एक अप्लाइड फोर्स है। अब मान लो ये फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस, ये मान लो, तभी आपको समझ आएगा कि भैया ये पॉइंट जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, तो मैं इनके नाम रख देता हूं ए, बी, सी, डी। तो मुझे सी की वेलोसिटी निकालनी है, मतलब सी का एक्सेलरेशन निकालना है किस तरफ है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, एक इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आ गया, उसके चलते इस पॉइंट का आगे की तरफ एक्सेलरेशन आर अल्फा हो गया,
इस पॉइंट का पीछे की तरफ एक्सेलरेशन आर अल्फा हो गया, और एक ट्रांसलेटरी मोशन हो गया जिसके चलते इसका आगे की तरफ एक्सेलरेशन ए हो गया। ठीक है ना बच्चों, रेड कलर्ड मार्कर होता तो बेटर था, और इसका भी आगे की तरफ एक्सेलरेशन ए हो गया। वी डोंट हैव एनी रेड कलर्ड मार्कर, चलो कोई बात नहीं। ओके ठीक है बच्चों, तो अब आगे बढ़ते हैं। यस, दिस इज ए एंड दिस इज ए, दिस इज ए। तो ए जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन हो गया। ठीक, अब देखिएगा बच्चों, अब F इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू ए, यानी A इज इक्वल टू F अपॉन M। फ्रिक्शन तो है ही नहीं, समझे ना। अब सेंटर के अबाउट जो F टॉर्क देगा, फ्रिक्शन नहीं है तो F ही टॉर्क देगा, तो F इंटू आर इज इक्वल टू 1/2 इंटू M इंटू में आर स्क्वायर इंटू में अल्फा। एक आर तो कट ही सकता है, तो यहां से आर अल्फा की वैल्यू होगी 2F/m। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि भाई पॉइंट ए का एक्सेलरेशन बताओ, तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए हो जाएगा a प्लस आर अल्फा। ए है F/m प्लस 2F/m, तो ये हो गया 3F/m। बहुत अच्छा। अगर कोई मेरे से पूछे एक्सेलरेशन ऑफ o, है ना, तो एक्सेलरेशन ऑफ o तो ये हो जाएगा बस a, जो कि F/m हो गया। समझे ना बच्चों, ये तब है जब ये चलना शुरू करेगा, अभी ये चलना शुरू नहीं हुआ, रेस्ट में, समझ रहे हैं ना। अब एक्सेलरेशन ऑफ बी निकालना है, तो देखो बी पॉइंट ट्रांसलेटरी मोशन के चलते आगे हो जाएगा और ये आर अल्फा के चलते इधर को आएगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी हो जाएगा आगे की तरफ ए स्क्वायर प्लस आर अल्फा का होल स्क्वायर। तो ए तो F/m है और आर अल्फा 2F/m है, तो जब मैं लिखूंगा तो ये F/m बाहर निकाल दूंगा और ये आ जाएगा √5, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो देखा जाए तो हम ऐसे लिख सकते हैं F√5/m, है ना। ऐसे ही हम एक्सेलरेशन ऑफ डी निकाल सकते हैं, तो एक्सेलरेशन ऑफ डी हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ डी, वही हो जाएगा बिल्कुल आगे की तरफ ए और ये आर अल्फा, है ना। तो रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस आर अल्फा का होल स्क्वायर। तो होपफुली आप समझ गए। अब आता है एक्सेलरेशन ऑफ सी। तो ध्यान से देखो बच्चों, एक्सेलरेशन ऑफ सी कितना आएगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ सी आएगा आपका F/m माइनस 2F/m, है ना, क्योंकि ये ए आगे को है, 2F/m पीछे को है, तो ये माइनस में हो गया, तो AC आ गया माइनस का F/m। माइनस में आने का मतलब है द पॉइंट सी हैज अ टेंडेंसी टू गो बैकवर्ड। तो अब अगर इसकी टेंडेंसी इधर जाने की है तो फ्रिक्शन इस पे आगे को लगेगा ना बच्चों, अगर होता फ्रिक्शन, तो अगर फ्रिक्शन होता तो आगे को लगता, अभी है नहीं, लेकिन होता तो, क्योंकि ये पॉइंट पीछे जाने की टेंडेंसी है, अगर होता तो इसको पीछे जाने से रोकता और आगे को लगता। आई होप आप समझ गए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और ऐसे ही और 2-4 सवाल करेंगे। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप। तो नोट कर लीजिए बच्चों इसको, और इधर से हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि अगला क्वेश्चन है कि ये एक स्फेयर है और इस पे हमने एक फोर्स लगा दिया है। ये तो सिलेंडर था,
है ना। चलो इसी क्वेश्चन को आगे कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो, मान लो कि ये एक सॉलिड सिलेंडर है और ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ये सॉलिड सिलेंडर है बच्चों, ठीक है। तो हमने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया है ऐसे। तो अब हमको ये बताना है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। व्हाट इज द एक्सेलरेशन? नो स्लिपिंग। कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, ठीक है। तो चलिए करते हैं फिर सॉल्व। देखो, दो मोशन होंगे, एक तो ट्रांसलेटरी के चलते एक्सेलरेशन ए है ना, और एक रोटेटरी के चलते एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो हम लिखेंगे F माइनस एफ। हम ये मान लेते हैं कि फ्रिक्शन पीछे को लग रहा है, क्योंकि हमें पता नहीं, तो हम ये मान लेते हैं कि फ्रिक्शन पीछे लग रहा है यहां पे, ठीक है। तो F माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए। और टॉर्क देख लो, तो F इंटू में R प्लस F इंटू में R इज इक्वल टू I इंटू में अल्फा। I हो जाएगा हमारा 1/2 mr²। अब देखो, आगे की तरफ ट्रांसलेटरी मोशन के चलते है ना, इसका एक्सेलरेशन हो गया a आगे की तरफ, और रोटेटरी के चलते पीछे की तरफ हो गया r अल्फा। तो r अल्फा और a बराबर होने चाहिए, तभी तो नो रोल है ना, नो स्लिपिंग होगी। फॉर नो स्लिपिंग, अगर आप चाहते हो कि फिसले नहीं, तो a मस्ट बी इक्वल टू r अल्फा। तो बस तीसरी इक्वेशन बनी a इज इक्वल टू r अल्फा। 1 2 और ये 3 यहां पे डाल दो, तो ये हो गया आपका f प्लस स्मॉल f इज इक्वल टू अल्फा भी था यहां पे 1/2 m इंटू में r अल्फा। r अल्फा बन जाएगा a, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। r काट दिया और एक r अल्फा को हमने a लिख दिया, क्योंकि a इज इक्वल टू r अल्फा। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 1 प्लस 4, तो ये हो गया 2f इज इक्वल टू 3/2 ma। तो a इज इक्वल टू हो गया आपका 4f/3m, मतलब f/m से भी ज्यादा एक्सेलरेशन। तो ये तभी पॉसिबल है जब फ्रिक्शन आगे लग रहा हो। तो अब देखो, फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो a की वैल्यू यहां डाल देते हैं, तो f माइनस एफ इज इक्वल टू m, जो कि है m इंटू में 4f/3m, है ना। काट देते हैं, m से m कट गया, तो ये हो गया आपका 4f/3। तो यहां से छोटे f की वैल्यू आ गई, स्मॉल f इज इक्वल टू माइनस का f/3। ठीक है, समझ आ गया। तो फ्रिक्शन जो है वो कैपिटल F/3 है। जितना आप अप्लाई कर रहे हो फोर्स, उतना उसका 1/3 फोर्स आगे को सपोर्ट करने के लिए लग गया है ना मजेदार। तो ऐसा हो जाता है। तो रोलिंग में यही फायदा है कि जितना फोर्स आप लगा रहे हो उससे भी ज्यादा फोर्स आपको मिल रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन जो है इसको आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट कर रहा है, समझे। तो इसीलिए तो खींचना आसान है। मतलब अगर ये ड्रैग हो रहा होता तो एक तो फ्रिक्शन इसको चलने ना देता, तो जान निकल जाती आगे बढ़ाने में इसको। तो सबसे बढ़िया है अगर किसी ऐसी चीज को है ना लपेटो और आगे खींचते जाओ, चाहे कितनी रफ सरफेस हो, जितनी रफ सरफेस होगी उतनी बढ़िया है, रोल होता हुआ चलेगा। समझे बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि अगर ये सॉलिड स्फीयर होता तो क्या होगा। सॉलिड स्फीयर, क्या ये इक्वेशन बदलती? नहीं। क्या ये बदलती? हाँ बदलती, क्योंकि यहां पे आ जाता 2/5। क्या ये बदलती? नहीं। तो 2/5 ही लिखते हैं यहां पे, है ना। 2/5 में ये ऐड करो आप, तो देखो 7/5 हो जाएगा ये 7/5। अब 5 to the 10, तो 10/7 हो गया, 10f/7m, है ना। अब अगर ये 10f/7 डाल देंगे आप, है ना,
10/7, तो आप देख सकते हो कि m से तो m कट गया, तो 10/7 है ना, इसको इधर लाएंगे तो ये 3/7 बचेगा, ठीक है, 10/7 हो गया ना। f माइनस एफ इज इक्वल टू 10f/7, तो ये माइनस का 3f/7 हो गया। फिर से बात वही है कि फ्रिक्शन नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव क्योंकि आपने एरो इधर लगाई हुई है तो एक्चुअल में फ्रिक्शन आगे को लगेगा। समझ गए बच्चों? तो अब एक जनरल केस बना देता हूं मैं, ठीक है ना, कुछ भी हो तो मैं एक जनरल केस पढ़ा देता हूं आपको, और उस जनरल केस में भी मैं एक ग्रूव लगा देता हूं, है ना, एक डिस्क चिपका देता हूं। तो ये एक सर्कुलर बॉडी है बच्चों, या सॉलिड सिलेंडर है या कुछ भी है, सर्कुलर बॉडी है ना, ऑफ मास m, स्मॉल m ही कर दो, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। रेडियस r, ठीक है। तो अब इसकी रेडियस कैपिटल R है, तो यहां पे हमने एक मासलेस डिस्क चिपका दी है। दिस इज अ मासलेस डिस्क, है ना। इस मासलेस डिस्क के ऊपर एक धागा लिपटा हुआ है, ठीक है, और उस धागे से ये अनवाउंड हो रहा है, सो इट इज गेटिंग अनवाउंड, ठीक है। तो यहां पे आपने एक फोर्स लगा रखा है, और ये रफ सरफेस है, रफ, ठीक है बच्चों। तो अब हमें बताना है कि इसमें किसका कितना एक्सीलरेशन है। तो अब ध्यान से देखिएगा, आगे को एक्सीलरेशन मान लो a है और एंगुलर एक्सीलरेशन मान लो अल्फा है, ओके। तो जाहिर सी बात है कि ये पीछे को r अल्फा हो जाएगा, और आगे को जो एक्सीलरेशन है उसको हम रेड कलर से दिखा देते हैं। तो ये हमारा आगे को एक्सीलरेशन हो गया a, तो इस पॉइंट का भी आगे को एक्सीलरेशन a हो जाएगा, है ना। तो अगर हम चाहते हैं कि प्योर रोलिंग हो, है ना, नो स्लिपिंग, अगर आप चाहते हो कोई स्लिपिंग ना हो, तो ये जो a है ना, ये r अल्फा के बराबर होना चाहिए। अच्छा, ये जो डिस्क है ना जिसपे धागा लिपटा हुआ है, वो स्मॉल r रेडियस की है, तो स्मॉल r से कोई लेना देना नहीं है, समझे बच्चों। तो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, ये ना चीज मैं हटा देता हूं क्योंकि मुझे यहां पे फ्रिक्शन भी दिखाना है, तो फ्रिक्शन भी दिखाओ और ये भी दिखाओ तो थोड़ा अजीब सा लगेगा, तो इसलिए इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो मान लो कि फ्रिक्शन इसमें बैकवर्ड एक्ट कर रहा है, वैसे तो आप फॉरवर्ड भी मान सकते हो, फिर उसी के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो अगर फ्रिक्शन बैकवर्ड एक्ट कर रहा है तो फिर अब कैसे करेंगे, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो एक तो F माइनस एफ इज इक्वल टू आप एम ए लिख दो, स्मॉल एम ही ले लिया, ठीक है। और दूसरी चीज आप लिखोगे कि F इंटू आर, F इंटू स्मॉल आर प्लस F इंटू कैपिटल आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अब मैंने ये तो बताया नहीं कि बॉडी क्या है, सॉलिड सिलेंडर है, क्या है, रिंग है, डिस्क है, कुछ नहीं बताया, पर कोई बात नहीं, डोंट वरी। तो अब कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इस इक्वेशन को r से मल्टीप्लाई कर लो या इसको r से डिवाइड कर लो, तो f इंटू में r बाई कैपिटल R प्लस f इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा अपॉन में r, है ना। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को ऐड कर लो, तो जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास f प्लस f इंटू आर बाई कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल m में प्लस आई इंटू अल्फा बाई r, आई इंटू अल्फा बाई r। अब अल्फा की वैल्यू डाल देते हैं a बाई आर, f कॉमन ले लेते हैं इधर से, 1 प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R इज इक्वल टू m a प्लस आई a अपॉन r स्क्वायर, है ना। तो f इंटू में 1 प्लस स्मॉल r बाई बिग R इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस आई अपॉन में r स्क्वायर इंटू में a।
तो इस तरीके से ए की वैल्यू डाल देते हैं, वो हो जाएगा एफ इंटू में 1 प्लस स्मॉल आर बाई बिग आर डिवाइडेड बाई स्मॉल एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर। ये आ गया बच्चों। तो थोड़ा ऊपर लिख देता हूं इसको। तो देखिए यहां से ए की वैल्यू आ गई एफ बाई एम, है ना, एफ ही रहने दो चलो, एफ इंटू 1 प्लस स्मॉल आर बाई बिग आर एम इंटू में एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर। अब अगर ये आपको अच्छा नहीं लग रहा तो एक काम करते हैं, ऊपर नीचे एम से डिवाइड कर देते हैं। तो ए की इक्वेशन बनेगी एफ अपॉन एम इंटू 1 प्लस स्मॉल आर बाई बिग आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई अपॉन एम इंटू में आर स्क्वायर। सही है, ये बन जाएगा बच्चों। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास आ गया एक्सीलरेशन। अब मान लो हमें पता लगाना है कि फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो फ्रिक्शन निकालने के लिए हम यही वाली इक्वेशन यूज कर लेते हैं। तो देखिए एफ माइनस स्मॉल एफ इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू एफ अपॉन स्मॉल एम इंटू 1 प्लस स्मॉल आर बाई बिग आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। अब आई बाई एम आर स्क्वायर रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन पे भी आया था, याद है बच्चों? देखो स्मॉल एम से तो स्मॉल एम कैंसिल, इसको इधर लाना पड़ेगा। तो एफ माइनस एफ इंटू 1 प्लस स्मॉल आर बाई बिग आर डिवाइडेड बाई, ऐसे लिख देते हैं ना, 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल एफ। तो अब एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम आ गया हमारा 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। तो एफ इंटू 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर माइनस एफ इंटू 1 प्लस आई बाई आर 1 प्लस स्मॉल आर बाई बिग आर इज इक्वल टू छोटा एफ। अब देखो ये एफ इंटू 1 और ये एफ इंटू 1 ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या? तो जो बचेगा वो मैं यहां लिख देता हूं। तो f की वैल्यू जो बच रही है वो बच रही है बड़ा वाला f, है ना, i बाई एम आर माइनस स्मॉल आर बाई बिग आर, i बाई एम आर माइनस स्मॉल आर बाई बिग आर एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाई 1 प्लस i बाई एम आर स्क्वायर, है ना, ये हो गया। अब देखो इसमें से मैं r कॉमन ले लेता हूं ताकि ये थोड़ा अच्छा सा लगने लगे। तो अगर मैं r कॉमन ले लेता हूं तो ये हो गया f अपॉन आर i बाई एम आर माइनस छोटा r डिवाइडेड बाई, थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं, 1 प्लस i बाई एम आर स्क्वायर। ये आ गया बच्चों सही जवाब। ये हो गया जी। तो f इज इक्वल टू एफ बाई आर आई बाई एम आर माइनस स्मॉल आर इंटू 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, है ना। सो दैट इज परफेक्ट। तो मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत? इसमें कुछ चीजें हैं जो मैं बताना चाहता हूं आपको, ठीक है? देखिए तो हम ये जो डिस्क हम चिपका रहे हैं इसकी तो हाइट हम एडजस्ट कर सकते हैं ना। तो हम इसकी ऐसी हाइट कैसे एडजस्ट कर सकते हैं कि फ्रिक्शन 0 हो जाए? तो ऐसा हम कर सकते हैं, देखो मैं बताता हूं। मान लीजिए केस 1 लेते हैं हम, केस 1, और केस 1 है आर ना बड़ा है, आई बाई एम आर से बड़ा है। अगर आर आई बाई एम आर से बड़ा, मतलब दिस डिस्क इज अ बिग डिस्क, है ना, काफी बड़ी कर दो इसको, और इतनी बड़ी कर दो कि वो आई बाई एम आर से बड़ी हो जाए। तो क्या होगा उस केस में? तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव फ्रिक्शन होने का मतलब है कि जिस दिशा में आपने फ्रिक्शन माना है ना वो एक्चुअली उस दिशा में न लग के आगे की ओर लगेगा। तो फ्रिक्शन विल एक्ट
फ्रिक्शन विल एक्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फ्रिक्शन आगे की दिशा में एक्ट करने लगेगा। ठीक है बच्चों, अब केस 2 पे आते हैं। तो केस 2 है कि मान लो कि r छोटा हो इससे, तो इफ r इज लेस देन I by mr, तो उस केस में f हमारा पॉजिटिव आ गया, और जिससे पता चलता है कि फ्रिक्शन विल एक्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। फ्रिक्शन विल एक्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। फ्रिक्शन बैक साइड की तरफ लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो अब तीसरा केस भी आता है, केस 3, और वो है कि अगर r की वैल्यू I by mr के बराबर हो तब क्या होगा। तो अगर स्मॉल r की वैल्यू I by mr के बराबर हुई तो उस केस में तो फ्रिक्शन ही 0 हो जाएगा। तो ये वही केस था जिसमें हमारा हॉलो सिलेंडर था। तो हॉलो सिलेंडर में देखो I/mr² होता है, तो हमने तो सरकमफ्रेंस पे लगा दिया था ना बच्चों। तो सरकमफ्रेंस पे तो वो हमारा जो स्मॉल r था वो कैपिटल R के बराबर था, तो I by mr। और सॉलिड सिलेंडर के लिए देखो, तो सॉलिड सिलेंडर के लिए जब हम सरकमफ्रेंस पे लगा रहे थे तो I तो 1/2 mr² होता है, तो वो r/2 हाइट बैठेगी सॉलिड सिलेंडर के लिए। तो अगर ये सॉलिड सिलेंडर हो, इफ इट इज अ सॉलिड सिलेंडर, समझ रहे हो बच्चों, स्पेशल पॉइंट है, इफ सॉलिड सिलेंडर हुआ ये, तो सॉलिड सिलेंडर के केस में I by mr की वैल्यू कितनी आ रही है। I by mr की वैल्यू आ रही है 1/2 mr² डिवाइडेड बाई mr, यानी कि r/2 आ रही है। तो सॉलिड सिलेंडर का जो एग्जांपल था उसमें हमने कहां पे लगाया था फोर्स, तो उसमें तो हमने फोर्स टॉप मोस्ट पॉइंट पे लगाया था ना, तो ये वाला केस बन रहा था, यानी अप्लाइड जो फोर्स था हमारा वो कैपिटल R हाइट पे था और I by mr की वैल्यू r/2 है, तो इसीलिए उसमें फ्रिक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा था। तो मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया बच्चों। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है ये समझ आ गया होगा। अब ये अलग अलग हाइट की बॉडी अलग अलग बॉडी हो सकती है ये है ना। अगर यही डिस्क हम किसी हॉलो सिलेंडर पे चिपकाएं तो उसकी अलग कहानी बनेगी, है ना, वो तो आई के हिसाब से हमारी हाइट निकल जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन करते हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन आ रहा है माइंड में, ध्यान से देखना।
मान लीजिए एक ब्लॉक है इस तरह का, ठीक है, तो यहां पे एक सॉलिड सिलेंडर है, और ये एक मासलेस पुली है। और ये एक ब्लॉक है। ब्लॉक का मास स्मॉल एम है, ठीक है, और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फ्रिक्शनलेस। ये सॉलिड सिलेंडर है, ऑफ मास स्मॉल एम, और ये जो ब्लॉक है ना इस तरह का, तो ध्यान से देखिए, इसको मैं अलग कलर दे देता हूं, है ना, ग्रीन कलर, ये वाला जो ब्लॉक है। इसकी सिर्फ ये सरफेस रफ है, दिस इज रफ सरफेस, रफ। बाकी सारी सरफेसेस फ्रिक्शनलेस हैं। और तो अब हमें ये बताना है कि अच्छा, इसका भी मास है, इसका मास स्मॉल एम दिया ना मैंने, तो इसका मास है 4m। मतलब अगर ये 10 किलो है, ये भी 10 किलो है, तो ये 40 किलो है, बड़ा वाला। तो हमें इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ठीक है बच्चों। तो देखो, ये ना दिखने में बड़ा टफ लग रहा है सवाल, और रफ है, और इस तरह से है कि नो स्लिपिंग, है ना, इतना ही काफी होता है बच्चों लिखना कि कोई स्लिपिंग नहीं है, क्योंकि बस हमें तो मेन ये बताना है कि आपको स्टैटिक फ्रिक्शन यूज करना है और ये फिसलेगा नहीं। तो अब देखो, वही कलर कोडिंग यूज करते हैं। मान लो कि ये एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से घूम रहा है, ठीक है, तो अगर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से घूमेगा तो इस पॉइंट का पीछे की तरफ एक एक्सेलरेशन हो जाएगा आर अल्फा, और मान लो कि ये ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है। तो बच्चों, अगर ये ए से आगे बढ़ेगा तो ये वाला जो लाल वाला है ना, तो ये a/5 से पीछे भागेगा। तो अब आप कहेंगे कि ये कैसे हुआ, तो ये सेंटर ऑफ मास से हुआ, क्योंकि द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मस्ट रिमेन 0। अगर ऊपर वाला ये एक्सेलरेशन से जाएगा तो ये 4m और ये m, ये तो फंसा हुआ है ना इसमें, यहाँ फ्रिक्शन नहीं है, फंसा हुआ है, तो इन दोनों को बैकवर्ड जाना पड़ेगा a/5 से। तो इस पॉइंट का आगे को एक्सेलरेशन a हो गया, इस पॉइंट का आगे को एक्सेलरेशन a हो गया, और टॉप मोस्ट पॉइंट का एक और एक्सेलरेशन हुआ आगे को आर अल्फा, है ना। तो अब ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहली बात तो जो ब्लॉक है उसका जो एक्सेलरेशन है वो ए ब्लॉक हुआ, डाउनवर्ड, है ना, डाउनवर्ड भी हुआ और एक इधर को भी हुआ, तो इधर वाले को छोड़ो, ये तो a/5 है। तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, है ना, ए बी की जो वैल्यू हो जाएगी ना, वो आर अल्फा प्लस ए हो जाएगी, समझे बच्चों। और इस पॉइंट पे प्योर रोलिंग ना हो, उसके लिए शर्त यह है कि जो आर अल्फा है वो ए से बड़ा होना चाहिए, और आर अल्फा माइनस ए की वैल्यू a/5 होनी चाहिए। तो आर अल्फा माइनस ए की वैल्यू a/5 होनी चाहिए, क्योंकि जो बॉटम मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन है ना, उतना ही एक्सेलरेशन नीचे वाली सरफेस का भी होना चाहिए, तभी तो नो स्लिपिंग की कंडीशन बनेगी, समझे बच्चों। तो अब बड़ी मजेदार बात हुई यहाँ पे कि यहाँ पे आर अल्फा की वैल्यू हो गई आपकी 6a/5, ओके। तो अगर मैं आर अल्फा को 6a/5 डालता हूं तो ये 6a/5 प्लस a, तो ये 11a/5 हो गया। तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन 11a/5 हो गया। अब यहाँ पे आप टेंशन डाल दो T, और यहाँ पे T, यहाँ पे फ्रिक्शन डाल दो पीछे को, है ना, ये मान लो फ्रिक्शन लग रहा है। अब फ्रिक्शन फोर्स में यूज होगा, और ये एक्सेलरेशन का जो रिलेशन था ये उसमें यूज होगा। तो अब मैं इक्वेशन बना देता हूं, सबसे पहले इस ब्लॉक की बना देता हूं।
तो स्मॉल एम जी माइनस टी इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू में ए बी, एंड ए बी इज 11a/5। ठीक है, फिर मैं इसकी बना देता हूं सिलेंडर की। तो सिलेंडर की हो गई टी माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए। अब सॉलिड सिलेंडर है तो टी इंटू आर प्लस एफ इंटू आर इज इक्वल टू 1/2 इंटू एम इंटू में आर स्क्वायर इंटू में अल्फा। अब देखो एक आर तो कट जाएगा, तो ये बन गया टी इंटू में आर, टी प्लस एफ इज इक्वल टू 1/2 इंटू एम इंटू आर अल्फा। और आर अल्फा ए नहीं है जबकि 6a/5 है, 6a/5 है ना। तो ये 2 से कट के 3a/5 हो गया। अब नंबर डाल देते हैं इसका, है ना। सपोज करो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई 2, ये हो गई, ये तो कोई इक्वेशन नहीं है एक्चुअली तो, ठीक है, नहीं है तो सही है। चलो इसको 3 लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गई 4, ये हो गई 5, ये हो गई 6। तो हम 5 और 6 को ऐड कर देते हैं, एडिंग 5 एंड 6। तो ये आ जाएगा 2t, 2t इज इक्वल टू एम ए प्लस 3ma/5, एम ए प्लस 3ma/5 है ना। तो ये 8ma/5 हो गया, 8ma/5 है ना। अब t की वैल्यू यहां पे डाल दो 8ma/5, तो mg नहीं 4ma/5 हो जाएगी ना, 2t है तो t की वैल्यू हो गई आपकी 4ma/5, ये डाल देते हैं इसमें। तो mg माइनस 4ma/5 इज इक्वल टू 11ma/5 है ना। तो 11 प्लस 4 15 हो गया, 3ma हो गया। तो ये हो गया हमारा mg इज इक्वल टू 3ma। तो बच्चों a की वैल्यू आ गई आपकी g/3। तो अब a निकल गया, तो हमें क्या निकालना था, ब्लॉक का एक्सीलरेशन। ठीक है, तो ये तो 11a/5 है ना, लेकिन एक एक्सीलरेशन इधर को भी है ब्लॉक का, ब्लॉक बाएं भी आ रहा है। तो हम लिख देते हैं एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। सो एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज a/5 का स्क्वायर प्लस 11a/5 का स्क्वायर है ना, 11a/5 का स्क्वायर है ना, अंडर रूट। तो ये तो 121 हो गया और ये 1 हो गया तो 122 हो गया। तो यानी a√122/5। अब a की वैल्यू क्या है, g/3। तो g√122/15 ये हो गया एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। समझ रहे हैं बच्चों। तो ब्लॉक का ये एक्सीलरेशन हो गया और ये थोड़ा टेढ़ा होगा ऐसे करके, समझे। तो सिलेंडर जाएगा आगे, ब्लॉक जाएगा पीछे, और ये हो गया हमारा बल्ले बल्ले। ठीक है, फ्रिक्शन भी निकाल सकते हैं, सारी चीजें निकाल सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। तो देखो अगर हमें टी 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 तो 4ma/5 है ना, तो टी की वैल्यू 4ma/5 डाल देते हैं यहाँ पे, है ना। तो मजेदार बात यह है कि इसमें फ्रिक्शन जो है ना वो आगे को ही आ जाएगा। F इसमें नेगेटिव नहीं आ रहा है, आ भी सकता है, देखते हैं। देखो टी की वैल्यू यहाँ पे डालते हैं, t इज इक्वल टू 4ma/5 ना, तो 4ma/5 माइनस f इज इक्वल टू ma। तो यहाँ से f की वैल्यू होगी माइनस का ma/5 है ना, मजेदार। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ से डाल सकते हैं, a की वैल्यू कितनी आएगी, g/3। तो f की वैल्यू होगी आपकी माइनस का mg/15 है ना। टेंशन भी निकल सकता है, तो कुछ भी निकल सकता है बच्चों। तो ये एक सवाल हो गया। तो ये बड़ा ही मजेदार सा सवाल है और इसमें काफी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो एक और सवाल मैं करा देता हूं इसी तरह का, है ना। देखो देखो बच्चों, इसी तरह का एक और सवाल है ना।
ये मासलेस पुली है। थोड़ा पतला हो गया। चलो ये वाला ब्लॉक ही ग्रीन से बना देते हैं ना, ताकि अलग ही दिखे। तो ये एम मास का है, ये हॉलो सिलेंडर है बच्चों, हॉलो सिलेंडर ऑफ मास एम, और ये 2m मास का है ब्लॉक, समझे बच्चों। और यहां पे फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तो ये रफ है, दिस इज रफ, है ना, रफ ही लिख दो बस। तो कहानी तो वही है ना। इसका एक्सेलेरेशन अल्फा हो गया, ठीक है ना, और ये पीछे को आर अल्फा हो गया, है ना, और ये आगे को आर अल्फा हो गया, समझे बच्चों। अब ट्रांसलेटरी के चलते इसका आगे को ए हो गया, इसका भी ए हो गया, इसका भी ए हो गया, ट्रांसलेटरी के चलते हैं, और इसका एक्सेलेरेशन ए ब्लॉक हो गया। अब ये ए से जाएगा तो ये एक मास है और ये एम है, तो ये a/3 से पीछे जाएगा, समझे बच्चों। तो यहाँ पे इसका एक्सेलेरेशन a/3 भी है जरूर। तो ये बात समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए, जो टॉप मोस्ट पॉइंट का एक्सेलेरेशन है वही ए बी है। एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू a प्लस आर अल्फा, और जो एक्सेलेरेशन ऑफ बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो आर अल्फा माइनस ए है, जो कि a/3 होना चाहिए, क्योंकि इसका एक्सेलेरेशन नीचे वाले का a/3 है। तो यहां से आर अल्फा की वैल्यू आ गई a/4a/3। ये इक्वेशन नंबर 1 समझ लो, ये 2 समझ लो, है ना, कुछ भी समझ लो। तो अब आर अल्फा को इसमें डाल दूंगा मैं, तो एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक आ जाएगा आपका 4a/3 प्लस a, यानी कि 7a/3। ओके, अब सब 3 में चलेगा। तो बाकी तो इक्वेशन लिखनी है वही, इस पे फ्रिक्शन पीछे को मान लेते हैं, है ना। फ्रिक्शन हालांकि 0 आ जाएगा, क्योंकि हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि I/mr की वैल्यू, क्योंकि हमने हॉलो सिलेंडर के केस में फ्रिक्शन 0 आ जाता है। तो देखो इसकी इक्वेशन लिखते हैं पहले, mg, तो mg माइनस टी इज इक्वल टू m इंटू में 7a/3, इक्वेशन नंबर 3। फिर इसकी लिखते हैं तो t माइनस एफ इज इक्वल टू ma, फिर इसकी लिखते हैं टी आर प्लस एफ आर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर इंटू में अल्फा। ओहो, हो सकता है फ्रिक्शन 0 ना है इसमें, क्योंकि t प्लस एफ इज इक्वल टू हो गया m इंटू में आर अल्फा। इसमें 0 नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि आर अल्फा इसमें 4a/3 है, so this is 4a/3। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। मान लो ये इक्वेशन नंबर हो गई 4, ये हो गई 5, एडिंग 4 and 5, तो 2t इज इक्वल टू 7ma/3। तो यहां से t की वैल्यू हो गई आपकी 7ma/6। नहीं आएगा इसमें फ्रिक्शन 0। तो t की वैल्यू अगर मैं 7ma/6 डालूंगा तो ये हो गया आपका 7ma/6 माइनस एफ इज इक्वल टू ma। f की वैल्यू हो गई आपकी ma/6। फ्रिक्शन 0 नहीं आया बच्चों, और उसकी वजह यह है कि हमें जो है ना ये पॉइंट आगे को तो आर अल्फा एक्सेलेरेशन से जाएगा ना ऊपर फोर्स लगाने से, और पीछे की तरफ ये जाएगा, तो हमें तो इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन पीछे को चाहिए ना, समझे। तो इसमें फ्रिक्शन पीछे को लग गया, क्योंकि ये नीचे वाली चीज पीछे भाग रही है ना। आई होप आप समझ गए। बाकी तो वैल्यू डाल देते हैं इसमें t की। तो t की वैल्यू क्या थी 7ma/6, तो 7ma/3 है ये। तो देखो mg माइनस 7ma/6 इज इक्वल टू 7ma/3, है ना। सो mg इज इक्वल टू, उधर ले जाओ तो ये 14ma/6 हो गया ना, तो 21ma/6 है ना।
तो यहाँ से ए की वैल्यू हो गई 6g/21, यानी ए की वैल्यू हो गई आपकी 2g/7, है ना। तो अब हमें तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन चाहिए ना बच्चों। तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन एक तो ये है 7a/3 नीचे को, और एक a/3 है, तो बस एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और फिर 1 का स्क्वायर 50, है ना। तो 50 को 5/3 इंटू में a√2 लिख दो, ए की वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है ना। तो वैल्यू डालेंगे तो 10/21, 10√2 एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज 10√2 g/21, है ना। ये आ गया, और टेढ़ा हो जाएगा थोड़ा सा। तो बच्चों इस तरह से आप समझ गए कि हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो ये पिछले जैसा ही सवाल था, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। आई होप आप समझ गए, ठीक है। चलिए।